गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य, जिसमें आज हम नगर रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, नगर रचना। मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। यह आयोजन की दृष्टि से सबसे अधिक श्रेष्ठ था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे पर बनाए गए थे, जिससे कि मकान को बाढ़ और नमी से सुरक्षा प्राप्त हो। श्रीमंतों के मकान 2 मंजिले और 5 या 7 कमरे वाले होते थे। सामान्य वर्ग के लोगों के मकान 1 मंजिले और 2 या 3 कमरे वाले होते थे। समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खुलते थे। यहाँ सभी मकान में कोठार, रसोई घर और स्नान घर के अवशेष भी मिले हैं। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की व्यवस्था भी की थी। दूसरा है रास्ते। इस नगर रचना के विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते हैं। यह अधिकांशतः 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे और एक साथ कई वाहन जा सके इतने चौड़े रास्ते हुआ करते थे। रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभे होने का भी अनुमान हो, जिससे कि रात में भी प्रकाश आए। नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे। मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ नहीं आता था। यह प्राचीन समय की विशिष्टता मानी जाती है। जो 2 मुख्य मार्ग थे। एक मार्ग उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता था। दोनों मार्ग मध्य में समकोण बनाते थे। तीसरा है गटर आयोजन। इस नगर रचना की विशिष्टता नगर योजना है या फिर गटर योजना है। यह इसकी विशेषता है। ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अतिरिक्त कहीं भी देखने को नहीं मिलती और कहीं देखने को नहीं मिलता। नगर में से गंदे पानी के निकाल के लिए गटर बनाई गई थी, जिससे कि गंदे पानी का निकाल हो। प्रत्येक मकान में एक सोखता कुआं होता था, जिससे वो पानी सोख लेता। ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता है कि उस समय नगर पालिका जैसी कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी। अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में वे ऊंची सोच रखते होंगे। चौथा, सार्वजनिक स्नानगार। मोहेंजोदड़ो के एक विशाल स्नानगार भी मिला है। स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए व्यवस्था भी थी। गर्म पानी की भी व्यवस्था रही होगी। वस्त्र बदलने के लिए कमरे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंगों पर यहाँ के लोग स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे। पांचवा, सार्वजनिक मकान। मोहेंजोदड़ो में सार्वजनिक उपयोग वाले 2 मकान भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि इनका उपयोग सभा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सभागार या राज्य के कोठार के रूप में होता होगा। यहाँ मकानों की एक पंक्ति भी मिली है, जो शायद सैनिकों की बैरक होगी। दूसरा है हड़प्पा। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के नेतृत्व
ईस्वी सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की है। हिमालय क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देसलपुर, शिकारपुर, धोलावीरा और सौराष्ट्र में लिंबड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़, मोरवी के पास कुतासी, सोमनाथ आदि स्थलों में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश माना जाता है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई थी उसे सिंधु घाटी की संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है। इसी जगह से पाषाण और तांबे के औजार, चीज वस्तुएं आदि मिली है, इसलिए उसे त्राम पाषाण युग की संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पीय समय के नगरों का आयोजन सुव्यवस्थित था। उन नगरों के बड़े बड़े कोठार और किलेबंदी उल्लेखनीय है। वहाँ के लोग गहनों के शौकीन रहे होंगे, ऐसा प्रमाण प्राप्त हुआ है। तीसरा है धोलावीरा। धोलावीरा भुंज से लगभग 140 किमी दूर भचाऊ तहसील में है। बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से 2 किमी दूर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने भी इस टीले का सर्वेक्षण किया था। उसके पश्चात आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन शुरू किया। ईस्वी सन 1990 में रविंद्र सिंह बिस्त के मार्गदर्शन में विशेष उत्खनन किया गया। धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफ़ेद रंग से पुताई की गई थी उसके अवशेष मिले हैं। नगर की किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। यह दीवार मोटी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। यहाँ पीने का पानी छनकर शुद्ध रूप में मिले, ऐसी व्यवस्था की गई थी। जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में भी हम नहीं कर सके। पानी के शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था अद्भुत थी। चौथा है लोथल। लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील में भोगावो और साबरमती नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। खंभात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मानव बस्ती के 3 स्तर मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंकर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह बनाया गया था। यह लोथल की विशेषता है। यह बंदरगाह कोठार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को गौरवपूर्ण करने वाली है। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। इसके बाद है मौर्यकालीन कला स्तूप। भगवान बुद्ध के देहावशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। स्तूप किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले की जो रचना की जाती है उसे स्तूप कहते हैं। अशोक के समय के 5 स्तूप प्रसिद्ध हैं। पहला सांची का स्तूप, दूसरा
सारनाथ का स्पूत तीसरा, बैरत का स्पूत चौथा, नंदनगढ़ का स्पूत और पांचवा, गुजरात में देव की मोरी का स्पूत। इसके उपरांत चैत्य विहार और मठ बनाए गए हैं। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प स्थापत्य का युग था। स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के गुफा विहारों, चैत्यों, उपासना गृह और स्पूतों की भेंट है। सांची का स्तूप मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का असली स्तूप ईंटों से बना है। वह वर्तमान स्तूप से आधे कद का है। यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है। हमिरका किसे कहते हैं? स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर लगी रेलिंग को हर्मिका कहते हैं। यह समस्त स्तूप को आवृत कर लेती है। मेघी स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को मेघी कहते हैं। इसका उपयोग स्तूप की प्रक्रिया करने के लिए किया जाता है। प्रदक्षिणा पथ मंदिर अथवा पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी ओर से रहे इस तरह उस स्थल की प्रदक्षिणा की जाती है। तोरण तोरण अर्थात दो स्तंभों के ऊपर सीधा पट या कमान के आकार में पत्थर आड़ा कर किया गया सुंदर स्थापत्य। तोरण के नीचे से होकर श्रद्धालुओं का समुदाय प्रवेश करता है। स्तंभ लेख सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। उत्तम रचना है ऐसा माना जाता है। यह स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते हैं। एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते हैं और फिर उन्हें घिस कर चमकीला बनाते हैं। ऐसे स्तंभ अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में लोरिया के पास, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना और बोध गया के बोधि वृक्ष के पास बनाए गए हैं। यह स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सारनाथ का स्तंभ सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है ऐसा माना जाता है। इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए खड़े 4 सिंहों की आकृति है। आप लोग आकृति में देख सकते हो। सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल होने से चिन्हों के नीचे चारों तरफ 4 धर्म चक्र अंकित किए गए हैं। यह चक्र धर्म की विजय बताता है, इसलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। इसके उपरांत हाथी, घोड़े और बैल की शिल्पाकृति भी है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इस चक्र को भी स्थान दिया गया है और चारों सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया गया है। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्प कृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना माना जाता है। शिलालेख सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्माशा वाले शिलालेख महत्वपूर्ण है। काष्ठ शिल्प, पाषाण शिल्प आदि स्थापत्य कला के उत्तम नमूने की प्रतीति कराते हैं। लकड़ी और पत्थर की बाड़ बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण तराशे गए हैं जो धर्म के आचरण पर जोर देते हैं। ये शिलालेख पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, थोली और
जोगड़ा और चेन्नई वगैरह स्थलों से मिले हुए हैं। जूनागढ़ के गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय रास्ते में इस प्रकार के शिलालेख हैं। इसके उपरांत गुजरात में पालीताना, शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिरों, अहमदाबाद के हटीर सिंह के जैन देरासर में संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराश कर रखे गए हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं के समय दौरान अनेक बौद्ध स्तूप निर्मित किए गए थे। ये स्तूप अर्धगोलाकार, अंडाकार तथा घंटाकार शिखर वाले थे। नागार्जुन कोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को उच्च स्तर तक पहुंचाया था। गुप्तकालीन कला। गुप्त युग में शिला, स्थापत्य, चित्र, नृत्य, संगीत आदि कलाओं का खूब विकास हुआ। जंबलपुर का पार्वती मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, अरण का नरसिंह मंदिर, जामनगर का गोप मंदिर, स्फूर्ति चैत्य मठ, बिहार, ध्वज स्तंभ आदि गुप्त युगीन कलाओं के नमूने हैं। इसके अलावा शिल्पकला में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं, मथुरा की विष्णु प्रतिमा और महावीर स्वामी की प्रतिमा आदि गुप्तकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसलिए गुप्त युग को कला का स्वर्ण युग कहते हैं। गुफा स्थापत्य या फिर गुफाएं। भारतवर्ष में गुफा स्थापत्य मनुष्य कृति सौंदर्य धाम माने जाते हैं। औरंगाबाद में स्थित अजंता इलोरा की गुफाएं, मुंबई की एलिफेंटा की गुफाएं, ओडिशा में भुवनेश्वर के पश्चिमी उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी गुफाएं, मध्य प्रदेश की बाग की गुफाएं गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गुजरात में खंभालीड़ा, गोंडल, डाक, राजकोट, जूनागढ़ की 3 गुफाओं का समूह, तलाजा, साणा आदि स्थलों पर गुफाएं मिली हैं। अशोक की गुफा लेख गया से 16 मील दूर बब्बर के पहाड़ की 3 गुफाओं की दीवारों को तराश कर लिखे गए हैं, जिसमें अशोक द्वारा आजीवन किए गए दान कार्यों का विवरण है। आसाम की दार्जिलिंग की गुफा, बिहार की सुदामा और सीता की गुफा आदि प्रसिद्ध गुफा स्थापत्य हैं। गुजरात की गुफाएं। पहला, जूनागढ़ गुफा। जूनागढ़ में 3 गुफा समूह हैं। पहला, बावा प्यारा का गुफा समूह। यह गुफा बावा प्यारा मठ के निकट है। यह गुफाएं 3 पंक्ति में और परस्पर समकोण बनाती हुई फैली है। पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं मिलकर कुल 16 गुफाएं हैं। यह ईस्वी सन के आरंभिक सदी दौरान नक्काशी करके बनाई गई होगी। दूसरा, ऊपरकोट की गुफाएं। यह गुफाएं 2 मंजिल की है। नीचे ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी है। ऊपरकोट की गुफाएं ईस्वी सन की 2री सदी के उत्तरार्ध से 4वीं सदी के पूर्वार्ध दौरान बनी होगी। तीसरा, खापरा कोडिया की गुफाएं, कुंड ऊपर की गुफाएं। प्राप्त अवशेषों के आधार पर कह सकते हैं कि यह गुफाएं कई मंजिल वाली रही होगी। गुफाओं को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कुल 20 स्तंभ है। इस गुफा का निर्माण काल ईस्वी सन की 3री सदी होने का अनुमान है। दूसरा, खंभालीड़ा गुफा। राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के निकट खंभालीड़ा से ये गुफाएं ईस्वी सन 1959 में मिली है। उनमें 3 गुफाएं उल्लेखनीय है। बीच की गुफा में स्फुट युक्त चैत्य ग्रह प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बोधिसत्व और कुछ उपासकों की बड़ी आकृतियां 2री 3री सदी की है।
तीसरा, तलाजा गुफा। शत्रुंजय नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत है। यह तालध्वजगिरी तीर्थधाम के रूप में प्रसिद्ध है। पत्थरों को तराशकर 30 गुफाओं की रचना की गई है। इन गुफाओं की स्थापत्य कला में विशाल दरवाजे हैं। सभा कक्ष और चैत्यगृह सुरक्षित एवं शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। बौद्ध धर्म की स्थापत्यों में ये गुफाएं ईस्वी सन की 3री सदी की है। चौथा, साणा गुफा। गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के वाकिया गांव के निकट रूपेण नदी के किनारे साणा के पहाड़ों पर ये गुफाएं स्थित हैं। साणा पहाड़ की मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएं फैली हुई है। पांचवा, डांग गुफा। राजकोट जिले में उपलेटा तहसील के डांग गांव में डंकगिरी आया हुआ है। डांग की गुफाएं 4वीं सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती है। छठा, जिंजुरीझर। डांग के पश्चिम लगभग 7 किलोमीटर दूर सिद्धसर के पास की जिंजुरीझर की घाटी में कुछ बौद्ध गुफाएं हैं जो ईस्वी सन की 1ली और 2री सदी की मानी जाती है। सातवां, कच्छ की खापरा कोढ़िया की गुफाएं। कच्छ के लखपत तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास के पहाड़ में ये गुफाएं हैं। यह कुल 2 गुफाएं हैं। ईस्वी सन 1967 में इन गुफाओं की खोज केका शास्त्री ने की थी। आठवां, कड़िया पहाड़ गुफा। भरूच जिले के झंगड़िया तहसील में काठिया पहाड़ के 3 गुफाएं हैं। यह बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला की उत्तम उदाहरण मानी जाती है। यह गुफा स्थापत्य सर्वोत्तम है। एक पत्थर में से तराशकर बनाया गया 11 फुट ऊंचा एक सिंह स्तंभ है। स्तंभ के शीर्ष भाग में 2 शरीर वाली और 1 मुख वाली सिंहाकृत है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।